बट मैंने फिर अपना वो पॉइंट ही खत्म कर दिया। मेरे को ईडब्ल्यूएस का भी सहारा नहीं चाहिए भाई। मैं जाऊंगा तो यूआर से कट ऑफ क्लियर करूंगा, नहीं तो फिर छोड़ ही देना है मेरे को। तो इतना लंबा स्पैन जब हो जाता है, और जब हमें कुछ भी फ्रूटफुल हासिल नहीं होता है, तो परेशानी तो बहुत होती है, दिक्कत भी होती है, सबकी उम्मीदें लगी हुई है। और अगर घर में एकदम अगर निकम्मे हो, अगर कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप वैसे ही कहीं आप दूसरा वर्क कर रहे हैं, तब तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि चलो जैसा तैसा करके अपनी जिंदगी काट ही रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हमारे साथ हैं मुकेश कुमार जी, जो कि सिविल ब्रांच से भी बिलोंग करते हैं और इनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। तो आज का जो सेशन है वो उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से इस साल रह गया है और काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो ये सेशन उन लोग के लिए है क्योंकि सर का भी सिलेक्शन लास्ट 2019 में इनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया था। तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं हुए, कंसिस्टेंसी अगर बरकरार अगर रखते हैं तो सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं मुकेश कुमार जी को। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेके 30 जून तक ये डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू आप लोगों को ऑफर करता है अशोका बैच एंड इंजीनियर्स बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए सिर्फ 1499 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हेलो मुकेश जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू श्याम भैया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अभी सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब एक जो एक मेंटल इंस्टेबिलिटी थी, वो थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है पहले से। मतलब एक इनसिक्योरिटी सी फील होती थी, एटलीस्ट वो तो नहीं है। बाकी आगे भी और भी चीजें करनी है, एक्वायर करनी है, थोड़ा समय लगेगा, पर करेंगे वो भी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। अ, मैं मुकेश कुमार हूँ, एंड एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स पे मैं ओनली मुकेश हूँ। वैसे तो कंप्लीट नेम जो मेरा मुकेश कुमार झा है, पर डॉक्यूमेंट्स में स्टार्टिंग से रहा तो ओनली मुकेश रहा। किसी ग्लिच के चलते ना फादर नेम कंप्लीट आ पाया, ना मेरा खुद का नेम। तो अच्छा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में ओनली मुकेश ही चलता है। एंड मेरी स्कूल जो हुई है वो दिल्ली में एक मुबारकपुर डबास करके एरिया, मतलब हरियाणा से सटा हुआ एरिया है, टिकरी बॉर्डर इस तरीके से। तो वहां पर से मेरी स्कूलिंग हुई है, मुबारकपुर से। आफ्टर मैंने डिप्लोमा किया हरियाणा से, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गीतम से। फिर 2018 में मैंने वहाँ, देन आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। फिर वही रहा सारी जर्नी। 2018 का अटेम्प्ट दिया, उसमें प्री रह गया। फिर 2019 का प्री क्लियर हुआ, जस्ट वन नंबर से मेरा कट ऑफ प्री क्लियर हुआ था 2019 में। तो मैं फाइनली डीवी आउट हो गया था 2019 में। फिर 2019 में जिस दिन मेंस हुआ था 21 को, उसके एक दिन बाद ही 23 मार्च को मेरा 2020 का प्री था, जो कि मैं सही से दे ही नहीं पाया, क्योंकि हैबिट नहीं रह गई थी, प्री परफॉर्म कर नहीं पाया। तो उसका फिर प्री रह गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ। देन उसके बाद 21 में तो रिक्रूटमेंट आई ही नहीं। तो यही हम्म। सारा वेट करते करते फिर 22 के लिए वेट किया, फिर 22 का एग्जाम दिया, 22 का प्री हुआ, फिर मेंस दिया। तो मेंस में होपफुली अच्छा हुआ। 2019 का एक्सपीरियंस भी था। ऑल्दो मेरे मेंस में 2019 में मार्क्स अच्छे आए थे, अराउंड 195 आए थे। बट फिर भी क्योंकि मैं प्री में जस्ट कट ऑफ पे था, तो मेरे लिए मुश्किल हुआ क्वालिफाई करना, और मैं कर नहीं पाया।
जनरल में, क्योंकि बीआरओ की भी 319 कुछ गई थी कट ऑफ, और मेरे भी 319 थे टोटल। बट मैंने उसको प्रेफरेंस में डाला ही नहीं था, बिकॉज मैं एलिजिबल नहीं था, एक्सपीरियंस था ही नहीं मेरे पे, और मैं अच्छा। ओनली डिप्लोमा था। इसीलिए मैंने छोड़ दिया। इस बार भी मैं, मेरे पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी मैंने बीआरओ एमईएस को स्किप किया। गलत काम करने से बेहतर मैंने अपने पैर को पीछे रखा। मैंने सोचा भाई मिलना होगा तो कुछ बेटर मिल जाएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो होपफुली सीपीडब्ल्यूडी प्रेफरेंस पे भरा। मींस 2019 का एक्सपीरियंस था, तो इस बार मेंस भी थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट हो पाया। टोटल अटेम्प्ट मेरे 2019 जितने ही थे, 250। बट मार्क्स थोड़े बेटर आ पाए पिछली बार से, अराउंड 227 आए हैं। तो और प्री में 130 थे, तो 357 टोटल होके कट ऑफ पार हो गई सीपीडब्ल्यूडी की। तो ये मिला तो अच्छा लगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से। और आपकी जो जर्नी थी काफी स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि जी जी। 2019 के बाद, 19 में आपको ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद आज यस यस। 2023, यानी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इन इस जी जी। जो टाइम फ्रेम में जो बीता होगा उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, और हमारे व्यूअर्स को, कि उस समय को जैसे कैसे आपने अपना कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा और अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया है। जैसे कि इस बार भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। जी भैया, एक्चुअली भैया मैं तो, जैसे मैंने ये मीटिंग ज्वाइन करी है, मेरा एक स्पेसिफिक पर्पस है। मैंने खुद भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखी हैं, आपके तो बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, 2019 से 20 से देखे हैं। फिर और भी चैनल्स थे जिन पे टॉपर्स के या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आते रहते थे इंटरव्यू। तो एक टाइम था जब मैं खुद भी वीडियोस को देख के थोड़ा अपने आप को ट्रैक पे रखने की कोशिश करता था। बट आज मैं मतलब सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट है, वो तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके वीडियोस ऑलरेडी हैं, उनके बहुत बेहतर मेरे से स्ट्रेटेजी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम में ही जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और मैं खुद पर्सनली, जो कि मेरे से उम्र उनकी छोटी है, 20 साल 21 साल के लड़के हैं लड़कियां हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। हम तो फिर भी अभी 25 के होने वाले हैं 2 4 5 महीने बाद। तो खैर वो तो सबका अपना लाइफ है। मैं भी सोचता था कि मैं जल्दी हो जाऊंगा, मेरे अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस था भी कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। 18 का प्री रह गया था, जस्ट एक मार्क्स से रह गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा था, 118 कट ऑफ गई थी, और 117 मेरे आए थे। तो मेंस में कॉन्फिडेंस तभी से था, बट मैंने क्योंकि अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं कर ही नहीं पाया। फिर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ही हटा दी अपनी। मैंने बोला आप क्वालिफाई करेंगे तो जनरल से प्रॉपर यूआर से करेंगे, ईडब्ल्यूएस को भी हटाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे एक अजीब सा बैकएंड सपोर्ट लगता था कि यार मेरे को तो कम मेहनत करने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस भर दूंगा, कम कट ऑफ जाएगी, 5 6 7 8 नंबर कम ही जाएगी, तो कोई जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा हसल करने की प्रिपरेशन के दौरान। बट मैंने फिर अपना वो पॉइंट ही खत्म कर दिया। मेरे को ईडब्ल्यूएस का भी सहारा नहीं चाहिए भाई। मैं जाऊंगा तो यूआर से कट ऑफ क्लियर करूंगा, नहीं तो फिर छोड़ ही देना है मेरे को। ऑल्दो वैसे मैंने ट्राई किया था कि ईडब्ल्यूएस बन जाए, बट नहीं बन पाया, तो मैंने उतना ज्यादा फिर उस पर ज्यादा फोकस किया नहीं। मैंने बोला क्या करूं जाके, और नहीं बन पा रहा था, तो ज्यादा मैंने इन चक्करों में पड़ा नहीं। रही प्रिपरेशन की बात भी है, तो उसमें दिक्कतें तो जाहिर सी बातें आती हैं। एसएससी के जो ड्यूरेशन है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने का, ये मिनिमम 2 साल तो ले ही ले रहे हैं। अभी बिल्कुल। खैर इस वाले में इन्होंने थोड़ा रैपिडली किया है, 8 9 महीने में हर एक चीज करने की इन्होंने ठानी है। पर इससे पिछला तक अगर हम देखें 2020 तक, तो इन्होंने एटलीस्ट 1.5 ईयर इन्होंने लिया है कम से कम। नहीं तो बिल्कुल। 2018 की वैकेंसी में तो इन्होंने लगभग 2.5 साल ले लिए थे, 18 वाली में हम्म। क्लियर करने, और 19 वाली में भी लगभग 2 साल ले लिए थे। तो इतना लंबा स्पैन जब हो जाता है, और जब हमें कुछ भी फ्रूटफुल हासिल नहीं होता है, तो परेशानी तो बहुत होती है, दिक्कत भी होती है, सबकी उम्मीदें लगी हुई है। और अगर घर में एकदम अगर निकम्मे हो, अगर कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप ऐसे ही कहीं आप दूसरा वर्क कर रहे हैं, तब तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि चलो जैसा तैसा करके अपनी जिंदगी काट ही रहा है। बट अगर आप कहीं किताब छू रहे हैं, कहीं कॉपी छू रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपके हाथ में एक हाईटेक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है सभी को, तो सभी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये किसी न किसी ट्रैक पे है। पर ऐसा क्यों है कि इसको मिल नहीं रहा है, और ये ऐसा कर क्या रहा है, कहीं लूज तो नहीं है। बट फिर भी फैमिली है, वो सपोर्ट करती है, कुछ बोलती नहीं है सभी की, लेकिन आशाएं उम्मीदें तो रहती हैं। यही सारी चीजें हैं जो मोटिवेटेड रखती हैं। और इससे जो बड़ा फैक्टर है मेरे लिए मोटिवेशन का, एक्चुअली वो मेरे बड़े भैया है। ऐसा कह सकते हैं कि इस समय में भी उनके जैसा व्यक्ति होना, और
30+ उनकी एज है, वो अभी भी अनमैरिड है। वो हमारे छोटे भाई बहनों के चलते ही उन्होंने अपना जो जितनी भी उनकी सैलरीज वगैरह थी, सेविंग्स वगैरह थी, हर एक चीज उन्होंने ऐसा समझ लीजिए कि घर पे न्यौछावर कर दिया एकदम। कहते हैं ना कि एकदम ऐसा सिंपल पर्सन जो मिलना मुश्किल है आज के अपडेटेड वर्ल्ड में। तो काफी उन्होंने भी काफी ज्यादा मतलब मेरे लिए स्ट्रगल किया। मेरे पीछे तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उनका रहा है, माता पिता बड़े जितने भी हैं उनका तो रहा ही है। सबसे ज्यादा उनका रहा है, बिकॉज जब तक मैं घर पे रहा 20 साल 22 साल, आपको तो पता ही है और सभी को पता है कि मिडिल क्लास घर में या लोअर मिडिल क्लास घर में 18+ हो जाए तो सभी को एक इकोनॉमिक सपोर्ट की उम्मीद बन जाती है कि यार एटलीस्ट कहीं काम करेगा तो एक आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा घर में। बट मैं बिल्कुल। कहीं भी काम नहीं कर रहा था, प्राइवेट की मुझे हालत पता थी। और मेरे को मन भी करता था कि बीच बीच में चला जाऊं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कि अनसर्टेनिटी के पीछे भाग रहा हूँ। एटलीस्ट जॉब कर लेता हूँ, 10,000 12,000 13,000 14,000 जो भी आएगा आएगा। तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं रुक जाता था कि यार, मैं सोचता था कि यार मैंने 1 1.5 साल प्रिपरेशन करी है, कोई बात नहीं, होगा, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ। 6 महीने का और एक्सटेंशन मांगता था कि मेरे को 6 महीने और दे दो, मेरा एक एग्जाम फिर से आने वाला है, मैं कर रहा हूँ। तो फिर से सभी को उम्मीद लगती थी, मेरे अंदर हिम्मत लगती थी, तो सबने जब तक खड़े हैं तब तक सपोर्ट कर ही रहे हैं। जिस दिन हमें जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तैयारी करनी है कि बाहर काम करना है, वो तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। तो ये रहा कि घर के हालात तो बहुत खराब खराब भी रहे, बहुत ज्यादा बदतर है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और खैर मेरे से भी बदतर हालात रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, रियलिटी है वर्ल्ड की। तो यही सारी चीजें मोटिवेशन थी। सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए था कि मेरे भैया जब मतलब वो प्राइवेट में काम करते थे, तो हमारे घर के नियर अबाउट 7 8 किलोमीटर दूर उनका एक ऑफिस था। तो वहां पर वो बीइंग फ्रॉम द आर्ट्स फील्ड, वो लॉजिस्टिक एंड मतलब सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उनके कंपनी वाले उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज करते नहीं थे, क्योंकि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। तो जस्ट ऑन एक्सपीरियंस बेसिस उन्होंने काम सारा सीखा था। एंड हम्म। उनसे जो है, मतलब प्राइवेट का थोड़ा ये है कि सारे ऐसे नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा ऐसा है कि आदमी को उसके ज्यादा उससे काम लिया जाता है। तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा ये स्थिति थी। वो आके बताते भी थे कि भाई बहुत परेशानी है, फिर भी हम लोग कहते थे कि भाई आप लगे रहो, आपके अकेले से ही अभी सब कुछ चल रहा है, और अगर आप रुक जाओगे तो फिर एकदम ही तहस नहस हो जाएगा। पापा वैसे ही मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, 55+ हैं। तो शरीर से भी थोड़े पापा वीक है, कमजोर हैं। हम्म। तो वो तो कर नहीं सकते थे बाहर काम। फिर उनके अलावा भैया अगर छोड़ देते तो दिक्कत हो जाती। तो ये सब चीजें डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, उन्होंने 4 5 साल फिर भी उन्होंने ये सारी स्ट्रगल्स के चलते, इतनी मेंटल ट्रॉमा के चलते फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिलता रहे कांस्टेंट। एक बार उन्होंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था, जब मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया था, तो 2015 में उन्होंने अपने ये पॉइंट मेरे को कहना इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कहना। और आई थिंक कि इससे बहुत लोग समझेंगे कि क्या एक लेवल हो सकता है किसी के भी डाउनग्रेड होने का। तो वहां पर मेरे भैया ने एक मिनिमम अमाउंट, एक फाइनेंशियल अमाउंट की मतलब डिमांड रखी कि सर मुझे इतना अमाउंट एज एन एडवांस दिया जाए। एंड मेरे को अपने भाई को डिप्लोमा कराना है इंजीनियरिंग में। एंड उन्होंने कहा कि भाई क्या करेगा ये सब डिप्लोमा वगैरह करा के, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ पर ले आ, तेरे साथ काम करेगा, जो बनेगा उसका हम दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है ये सब कराने का, भाई भतेर घूम रहे इंजीनियरिंग करके। तो भैया ने बोला, भैया वहां पर थोड़े से रिजिड हो गए मेरे को लेके। उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने मन ही मन सोचा कि सर देखिए, मतलब उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि आपका सर, मैंने जो आपको डिमांड रखी है वो आपका काम केवल, और मैं सिर्फ अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ आपसे, कोई लोन तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। मैं जस्ट एक एडवांस के पर्पज से मांग रहा हूँ, और मेरा भाई उसका क्या करेगा वो उसके ऊपर है। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप मुझे ये प्रोवाइड करा दो, बाकी वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, वो इसका क्या आउटकम देगा, क्या रिजल्ट देगा, वो उसके ऊपर है। और इतनी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस हद तक भी वो अपने बॉस के सामने, डायरेक्ट बॉस के सामने, बीइंग कह सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इन दैट फील्ड, उन्होंने फिर भी उन्होंने अपोज किया मुझे लेके कि भाई आप मुझे एडवांस दीजिए, वो जैसा करेगा वो उसके ऊपर है। फिर वो जो पॉइंट था वो मुझे अपनी प्रिपरेशन, हर साल की प्रिपरेशन में वो चीज मुझे याद रहती थी कि भाई कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, पर यार वो बात याद रखनी है जो भैया ने मेरे लिए वहां पर जैसा मेरे लिए स्टैंड किया था उन्होंने, उस चीज को कुछ वैल्यू क्रिएट करके देना है। तो रुकना नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, मेरे लिए नहीं सभी के लिए लग रहा है, मैं अकेला तो हूं नहीं। तो यही सारी चीजें थी जिसने मुझे रोक के रखा। एंड इन चीजों के साथ साथ घर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मतलब सबसे ज्यादा मेन फैक्टर जो मेरे लिए मोटिवेशन का है वो केवल भैया का, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा।
सारे सपोर्टिव हैं, बट भैया इज टॉप ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो वो चीज थी, तो इसीलिए मैं रुका रहा इस ट्रैक पे, एंड फाइनली हुआ, तो इस बार अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, मगर सब खुश खुश हैं सारे। अभी तक मैंने जितना भी इंटरव्यू लिया ना, उसमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी किसी का है तो आपका है। और एक हमारे लास्ट ईयर के जो थे आशुतोष सर, उनका भी इंस्पायरिंग स्टोरी था। बट फाइनेंशियली उनको दिक्कत नहीं थी, बट आपका फाइनेंशियली और टाइम भी काफी लग रहा था, और बहुत क्लोज क्लोज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था जाने के बाद में। जी सर। तो आई होप कि यस सर। बहुत लोग यहाँ से पता चलेगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, लेकिन आज नहीं तो कल अगर हम लगे रहे तो बिल्कुल होगा सिलेक्शन। तो उसके लिए लगे रहना बिल्कुल। है। और उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन इस बार कम मार्क्स से रह गया है? खास करके जो लोग मेंस का एग्जाम देके काफी होपफुल थे कि कट ऑफ इस बार काफी कम जाएगी, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, उनको भैया मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि मैं भी दो बार, क्योंकि 2020 में तो मैं प्री भी नहीं क्लियर कर पाया था, दो बार तो मैं बहुत पास के मार्जिन से आया हुआ हूँ। तो मेरे पास एटलीस्ट दो एग्जाम के एक्सपीरियंसेस थे। सबसे पहला तो ये कि आपको मेंस देने के लिए प्री क्लियर करना जरूरी है। आइदर यू बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर दैट एग्जाम ऑन जस्ट कट ऑफ और विद हैविंग सम मार्जिन, वो मैटर नहीं करेगा। और उसमें क्लियर करने के बाद भी दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। एक, या तो जो मेंस में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दें, जैसा इस बार भी बहुतों ने किया है। वन हम्म। जनरल की सिविल में 110 कट ऑफ गई थी, 110.57। बहुतों के 117 आए, 117। और मेंस में 250 प्लस आए हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हम्म। टॉप रैंकर्स बने हैं इस बार, जो अराउंड 50 के अंदर जिनकी रैंक आई है। तो स्टूडेंट्स को उनसे भी देखना चाहिए कि जस्ट अगर हम प्री भी क्वालिफाई करते हैं तो भी हमारे अच्छे खासे चांसेस हैं। बट जरूरी है एक अच्छी स्ट्रेटेजी की। और या तो वो आप किसी से गाइडेंस के रूप में ले लें, या नहीं तो आप पिछले साल के सारे पेपर्स को एनालाइज करके एक अच्छे से लाइट माइंडेड होके सभी को एनालाइज करें। नॉट टू बी वेरी रिजिड। बहुत ज्यादा ईएस लेवल का तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है जेई का एग्जाम है। तो हम लोग, ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान हम लोग को ऐसा लगता है कि यार ट्रेंड बदलता जा रहा है, हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो हम बहुत ज्यादा टिपिकल या बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्राई करने के चक्कर में हम इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे इजी ही आने हैं, अराउंड 60 to 70% प्री में भी इजी आएंगे, एंड मेंस के अंदर तो ऑलमोस्ट 80% इजी ही क्वेश्चंस आएंगे। एक दो न्यूमेरिकल आ गए तो आगे थोड़े टफ आ गए, लाइक स्ट्रक्चर का आ गया, या आरसीसी में मान के चलिए, आरसीसी में स्लैब का आ गया तो टाइम टेकिंग है। तो बस ये चीज दिक्कतें हैं, मैक्सिमम पार्ट हमारा सिंपल आना है। तो हमें सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम सिंपल ही आएगा। बस मुझे तैयारी ऐसी करनी है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स चीजों पे ज्यादा स्टिक ना करूं, ज्यादा रिसर्च के तरीके से एकदम तैयारी ना करूं, क्योंकि जेई का एग्जाम है। हाँ, बस ये करूं कि जो सिंपल चीजें हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर कर लूं ताकि मुझे एग्जाम में बैठने के दौरान बिल्कुल भी उनमें दिक्कत ना हो। अगर उनमें दिक्कत होती है तब फिर दिक्कत हो जाएगी, और अगर उनको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है देन यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड आफ्टर ऑल द फेजेस डन। तो ये चीजें हैं। यानी कि इजी क्वेश्चन को कम टाइम में आप कर पाते हैं और सही एक्यूरेटली कर पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट। जी भैया, 2018 में मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि उससे पहले का ट्रेंड ऐसा था कि इरिगेशन हाईवे उतनी ज्यादा नहीं आती थी हमारे सिविल में। तो मैंने उनको लाइटली लिया। मेरे साथ जितने भी कोचिंग करते थे जीटीवी नगर में, हम सभी फ्रेंड, जितने भी 5-6 का ग्रुप था, हम सभी ने ना इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और हाईवे, इन सबको बहुत ज्यादा लाइटली लिया। और इसका रिजल्ट क्या आया कि 2018 में ही एग्जाम के ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। एंड सॉरी, और उसमें हुआ क्या, इरिगेशन, हाईवे एंड ये सब मिलके ही लगभग अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस आए। और इसमें वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस भी मैं कर नहीं पाया था। तो जिसका मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ आफ्टर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम हॉल, कि यार इतने इजी वन लाइनर आए थे और मैं बस न्यूमेरिकल्स की करता रहा, सोम की, आरसीसी की, ये सब करता रहा, फ्लूइड की करता रहा, और ये सब आ रहे हैं 4-4, 5-5। और इरिगेशन, हाईवे जो जस्ट वन लाइनर है, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, वो एक एक नंबर तुरंत मिल जाएंगे जस्ट आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। तो इस चीज का रिग्रेट हुआ। फिर थोड़ा मेरे अंदर प्रोकेस्टिनेशन भी बीच में आ जाता था, तो 2019 में भी मैंने यही गलती करी, मैंने इजी टॉपिक्स को बहुत कम ध्यान दिया। बट ये था लकीली कि मेरा हार्ड शिफ्ट में 30 ऑफ अगस्त 2020 वाले में मेरा
शिफ्ट बैठा था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ी 20+ मार्क्स की हो गई थी। तो मैं जस्ट प्री क्लियर कर पाया था, तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट प्री क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं, मेंस दे दूंगा। मेंस तो लिखने की मेरी अच्छी खासी हैबिट है, डिप्लोमा में भी बढ़िया मार्क्स आते थे। लास्ट ईयर में भी डिस्टिंक्शन के साथ हमने क्लियर किया है डिप्लोमा को, तो हमने सोचा कर लेंगे। किया, तो 250 का राउंड अटेम्प्ट किया, 195 मार्क्स भी आए। अच्छा लगा कि यार 195 मार्क्स, सब कहते थे 195 नहीं आ सकते 250 के अंदर, पर मेरे आए। सोम की थोड़ी तैयारी कम थी तो सोम का न्यूमेरिकल कर नहीं पाया अटेम्प्ट मेंस के अंदर। और सॉइल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट में क्वेश्चन में समझना मेरे दिमाग से स्किप हो गया, अदरवाइज वो भी हो जाता। लेकिन वो सब चीजें मैंने मेंस का एग्जाम देने के बाद एनालाइज नहीं किया। मेरे अंदर एनालिसिस करने वाली जो एक हैबिट होनी चाहिए, जो कि बहुत गलत बात है। एनालिसिस हमें जस्ट आफ्टर द एग्जाम करना ही चाहिए, चाहे हमारे चांसेस बन रहे हो चाहे ना बन रहे हो एग्जाम क्वालिफाई करने के। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे बाद में मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये मैं गलत करता था, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा टाइम भी लग गया। पर 2022 वाले में मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, 2 ढाई साल 3 साल का था, तो मैंने हर एक चीज को लगा दिया दाव पे। इस बार थोड़ा प्री में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्री में हैविंग अ गुड स्ट्रेटेजी मैटर करता है, पर साथ ही साथ प्री में ना थोड़ा हमें एक रिस्क लेना पड़ता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी किसी भी स्ट्रगल वाली लाइफ में या हमारी किसी भी कहानी में, जब तक हम एक रिस्क वाला, छोटा सा रिस्क वाला अगर हम मसाला स्पाइस इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कहानी अधूरी बैठ जाती है और फाइनल रिजल्ट हमें मिलता नहीं। तो इस चीज के चलते मैंने इस बार लास्ट 2022 के प्री में मैंने कुछ तुक्के भी लगाए, जो कि मैं सभी के सामने फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्री क्लियर करने वाला एग्जाम है, जब तक आप प्री क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में बैठेंगे ही नहीं। तो चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हैं, कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा प्री से आउट होने के बाद। तो प्री के लिए मैंने अराउंड 135 कर पा रहा था, और मेरे पास एक्सपीरियंस था कि यार 135 में तो नहीं हो पाएगा जनरल में, जिस तरीके से ट्रेंड है 135 अटेम्प्ट में कुछ गलत भी होंगे, 10-15 गलत भी होंगे, 100% एक्यूरेसी तो मेरी है नहीं, और किसी की भी नहीं होती है जल्दी। तो मैंने बोला अगर 90% भी हो जाएंगे तो तेरह निम्मा 13 7 91 13 104, लगभग लगभग 110 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 115 सही हो जाएंगे, फिर भी गलत होंगे, मुश्किल हो जाएगा प्री क्लियर होना। तो मैंने फिर थोड़े तुक्के लगाए, एटलीस्ट अराउंड 20-22 मैंने थोड़ा इंट्यूशन लगाए क्वेश्चन में, थोड़े लॉजिकल लगाए, बैलेंस तुक्के, ये भी नहीं कि आंख बंद करके एकदम, लॉजिकल लगाए, 50-50 वाले एलिमिनेशन अकॉर्डिंग। मतलब कहने का ये कि थोड़ा रिस्क इंक्लूड कर दिया कि भाई या तो होगा या तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अगर इतना ही अटेम्प्ट करूंगा तब तो पक्का ही नहीं होगा, ये समझ के मैंने वहां पर लास्ट 10 मिनट थे, और मैंने जो है लगभग तुक्के लगा दिए, 20-22 क्वेश्चन तुक्के लगा दिए, जिसमें टेक्निकल भी इन्वॉल्व थे, कुछ कुछ जीएस का पार्ट था। जीएस तो थोड़ी टिपिकल थी, अजीब टाइप की थी जीएस, डिटेल जीएस थी, एकदम इस डीप बार जीएस भी इस ऐसा बार। था। जी। तो इस बार थोड़े तुक्के लगाए और उसने मुझे पॉजिटिवली हेल्प किया। तो वो चीज मुझे अच्छा लगा कि चलो थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है। कभी कभी हम रिस्क नहीं लेते हैं, और हमारी कहानी वही चीज ढूंढ रही होती है कि भाई तेरे पास रिस्क नहीं है तो तू रुक जा अभी, क्योंकि तेरे को मजा नहीं आएगा रिजल्ट लेने के बाद फिर, तो थोड़ा रिस्क ले। वही चीज मैंने किया। अच्छा, तो तो इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। कितना जी। रिस्क लेना, मतलब कि आपने कितना रिस्क लिया था? कि जैसे कि 20 क्वेश्चन के आसपास जी। आप बोल रहे हैं, उसमें सारा क्वेश्चन में बिल्कुल ही आपको नहीं आ रहा था, या फिर थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट कर पा रहे थे सॉल्यूशन नहीं देखिए सर, बिल्कुल ऑप्शंस को? एलिमिनेट कर, हाँ जी। जी, जो तुक्के थे वो मैंने जीएस में तो बहुत कम लिए, आई थिंक 2 या 3 लिए होंगे। मैंने जो इंट्यूशन लगाया वो टेक्निकल पे लगाया। टेक्निकल पे इसलिए लगाया क्योंकि टेक्निकल में वी कैन जज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड क्योंकि हमने पूरा सिलेबस रीड आउट किया हुआ है, तो जो हमें अच्छे से पता है वो तो हम 100% कर चुके हैं, जो हमें नहीं पता है तो वो हम अपनी याददाश्त के बेसिस पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत किया, और वो कहानी चली गई पहले वाली, जो हम लोग सोचते थे कि हम एक एक ए भरते रहेंगे तो हमारा ये सही रहेगा, जबकि आज के टाइम में ये अप्रोच सही नहीं है, इसमें मैक्सिमम गलती हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ साथ एग्जामिनर को भी पता है कि इसी साइकोलॉजी से ये तैयारी करेगा, और ये ए या तो बी ऐसे ही लगाएगा, तो इसको ये चीज नहीं करने देना है। और अगर ऐसा सब करेंगे तो सारे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, सबके मार्क्स आ जाएंगे। तो वही था, हम्म। एक बैलेंस्ड लॉजिकल वे में हमें इंट्यूशन मैंने लगाया, थोड़ा एनालाइज करके। 10 मिनट कम थे इसीलिए 20-22 लगा पाया, अगर और ज्यादा होते तो मैं और ज्यादा ही लगाता। क्योंकि एक्चुअली मैं घबरा गया था 135 पे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे बगल में बीटेक वाले थे, हर एक बंदे, मतलब ऑल्दो एज तो मेरी सबके बराबर ही, कितनों से तो मैं सीनियर भी था, पर वही था, एक घबराहट थी कि यार बीटेक वाले भी एमटेक वाले भी, बात भी होती रहती है एग्जाम सेंटर में। किसी ने हम्म। बोला मैं तो गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, मैंने तो ये क्वालिफाई कर रखा है, ये सी क्वालिफाई कर रखा है, ये कर रखा है।
मैं बोला भाई मुकेश, तो फिर थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा, तुक्का भी लगाना पड़ेगा, और थोड़ा हिम्मत रखो, और नहीं होगा तो फिर से चले जाएंगे अपनी पटरी पे वापसी भाई, फिर कुछ और देख लेंगे। लेकिन एक बार चांस लेके देखो, लास्ट चांस तो है, एक बार लेके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब आपसे हम एसएससी जेई की जर्नी के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एसएससी जेई को लेके कब स्टार्ट हुई, कब आपने सोचा कि मुझे ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए? जी सर। सर एक्चुअली मेरे साथ हुआ था कि 2018 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा हमारी प्लेसमेंट हुई। सबसे पहला तो ये, तो प्लेसमेंट हुई तो पूरे बीटेक में पूरी डिप्लोमा में जो प्लेसमेंट सेल आया था, उसमें जस्ट मेरा ही प्लेसमेंट हुआ था। तो सिर्फ मेरा हुआ था। तो कंपनी कॉलेज में एक एस के कुमार कंस्ट्रक्शंस आई थी, जिसमें केवल मैं सेलेक्टेड हुआ था उस दिन के लिए। बाकी बाद में भी इंटरव्यूज हुए, तो बंदे हम्म, और भी हुए, बट उस पर्टिकुलर डे में जो कि फर्स्ट डे था, उसमें हम्म, केवल मैं हुआ। तो उस दिन मुझे हिम्मत मिली कि भाई बीटेक वाले भी थे, बीटेक वाले भी बैठे इंटरव्यू के हम्म, अंदर, मैं भी बैठा। और मेरी क्लास में मैं कोई टॉपर तो था नहीं, मेरे से ऊपर भी एक विकास चौधरी करके एक भाई था, वो भी बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया, एक नंबर स्मार्ट बंदा है, और हम्म, अच्छे अच्छा पढ़ने लिखने वाला है। अभी वो तो खैर डिजाइनिंग फील्ड में है, वो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिप्लोमा वो डिजाइनिंग फील्ड में चला गया था, ऑटोकैड वगैरह की फील्ड में। अच्छा। तो वो भी अच्छा है। तो ये दो चीज इंसिडेंट हुए मेरे साथ कि मैं एक इंटरव्यू में क्लियर हो गया था, तो मुझे एक हिम्मत मिली। मुझे इंटरव्यू लेटर मिल गया उनके पास से, एक कॉल लेटर टाइप का, कि भाई इस दिन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पे स्केल वगैरह उन्होंने बता दिया था, इन हैंड 12,000 मिलेगी, आप इस जगह काम करेंगे। फिर मैंने घर पे आके डिस्कस किया। तो घर पे जब मैंने लोकेशन बताया कि यूपी के सहारनपुर में हुआ है, तो सभी ने मेरे को मना कर दिया, क्योंकि सभी को हैबिट नहीं थी कि ये बच्चा है, अभी 18-19 साल का है, ये कहाँ जाएगा बाहर जाके। बेटा यहीं कहीं देख ले आसपास भी, जैसे मेरे घर के 4-5-6 किलोमीटर के अंदर भी काफी सारे कंस्ट्रक्शन के साइट्स हैं। दिल्ली मेट्रो हम्म, के कई सारे साइट हैं, मुंडका है, फिर ये सब थोड़े नजफगढ़ एरिया है, इन सब में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जिसमें मेट्रो के सेगमेंट्स वगैरह जो उनके अबिटमेंट्स ये सब चीजें बनती है, डेक वेक। तो उन्होंने बोला अच्छा। यहीं कहीं देख ले, दूर मत जा। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर से एक बार जब हमारा डिप्लोमा हो गया था, तो एक महीने बाद फिर से टीचर का कॉल आया कि भाई एक और इंटरव्यू हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि गाजियाबाद में है, वसुंधरा में। और वो थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल है उसका, और अच्छा प्रोफाइल है। तो हम्म, वहां हम गए। वहां पर भी गए बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले। वहां पर भी केवल मेरा ही हुआ उस दिन। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्या है जो सिर्फ मेरा ही हो रहा है। तो वहां पर मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, हरियाणा, दिल्ली के हैं, हरियाणा से डिप्लोमा किया, अब गाजियाबाद आके काम करेंगे। तो थोड़ा एक हसलिंग लाइफ मुझे स्टार्टिंग से पसंद था, कि देखते हैं क्या होता है, अपने हम्म, आप को चला के देखते हैं कितना चल सकते हैं। हम्म, मेट्रो से जाते थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता होता था केवल मेट्रो में, उसके बाद पौना घंटे का रास्ता होता था, चल फिर के दौड़ के जाना पड़ता था, कपड़े पूरे गीले हो जाते थे वसुंधरा के अंदर। ऑफिस में पहुंचने के बाद 5-7 मिनट हाथ मुंह पोंछता था। लगभग मैंने 20-22 दिन वहां काम किया। मुझे वहां पर जो प्रोफाइल थी जैसी बताई गई थी वैसा नहीं मिला, उन्होंने बोला सिविल से रिलेटेड होगा। बट वो लोग किसी प्राइमरी स्कूल के हेड ऑफिस था वो, जो मतलब हम्म, प्ले स्कूल होता है बच्चों का। और हम्म, उसमें उनके जो स्कूल्स वगैरह थे, उसमें पेंटिंग का काम करना था, उन बच्चों के लिए एक माहौल बना के रखना था कि प्ले स्कूल लगे वो। तो अच्छा। उसके लिए उन्होंने सिविल से जूनियर एग्जीक्यूटिव को हायर किया। तो वो 20-22 दिन बाद मुझे रिलेटेबल लगी नहीं, कि मैंने बोला नहीं, ये कोर टेक्निकल फील्ड तो नहीं है, इसमें तो बेकार हो जाऊंगा यहाँ रह के, सिर्फ पेंटिंग करके कुछ नहीं होना है हम्म, मेरा। तो मैंने वहां से सोचा कि नहीं, यहाँ से बैक पैक करो। और वहीं पे मैं लास्ट के 2 दिन निकलने से पहले मैं ऑनलाइन ही, उनका दिया हुआ लैपटॉप था, उसी पे मैं सारी ऑनलाइन कोचिंग के सारे बारे में सर्च कर रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो हम्म, सब आगे पूछते भी थे कि क्या कर रहे हो भाई। तो फिर तुरंत टैब चेंज कर देता, सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आउटलुक चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म, तो बोलते नहीं, आउटलुक तो चेक नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हो। तो हम्म, फिर मैंने थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया, फिर वो चले गए। फिर 2 दिन बाद मेरा मन अजीब सा किया, मैंने बोला भाई इतना दूर आके क्या, एक बार चांस लेके देखते हैं, थोड़ा हिम्मत रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मैंने सुना है थोड़ा बेटर ही लाइफस्टाइल रहता है, अच्छा पे हम्म। स्केल रहता है। और सबसे पहली बात की, मुझे एक स्टार्टिंग से मन था कि थोड़ा, हाँ, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुकेश जी से कनेक्शन टूट गया था, और फिर से वापस जी आ गए हैं। तो मुकेश जी, हम लोग बात कर रहे थे कि एसएससी जेई जो है उसका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपने कब और कैसे स्टार्ट की थी। उसमें आपने बता रहा था कि आपने बताया था कि गाजियाबाद में आप जॉब कर रहे थे, और वहीं आप सब कुछ सर्च कर रहे थे कि हाँ क्या क्या आउटलुक है, कैसे कैसे वहाँ पे सैलरी वगैरह है। उसके बाद थोड़ा जी बताइए। सर वही हुआ। फिर वहां पर मैंने देखा, वहां पर सारे रिसर्च करी,
फिर मैंने मन बना लिया था कि अब मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। तो मैंने सोचा जितने दिन मैंने काम किया है उतने दिन की पेमेंट की अर्जी दे देता हूँ। हम्म, अब जो लोग कॉल लेटर देते हैं वो सारी डिटेल्स तो मैंने अच्छे से पढ़ ली थी, जिसमें उन्होंने सारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस और हर एक चीज लिखा था, बट टर्म्स ऑफ रिलीविंग उन्होंने नहीं लिखा था। हम्म, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 20-22 दिन हो गए मुझे काम करते हुए, मैं अब ऑफ कर लेता हूँ और मैं पेमेंट लेके चला जाता हूँ। हम्म, मैंने वहाँ के जो सीईओ थे उनको जो है एक मतलब आउटलुक से ही, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से मैंने मेल किया कि सर ऐसी हम्म, ऐसी बात है, मैं जाना चाहता हूँ फर्दर स्टडीज के लिए, मुझे जॉब लीव करनी है। हम्म, तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, कोई परफेक्ट रीजन तो, अभी तो आपने ज्वाइन किया है। तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा रीजन है, मैं जाना चाहता हूँ और मुझे प्रिपरेशन के पर्पज से जाना है। तो शायद उनको ये डायरेक्ट मेरा विजन पता लग गया, तो मे बी इस चीज के चलते, या शायद उनकी पॉलिसी में ही नहीं था कि 20-22 दिन की पेमेंट ना नहीं करते वो लोग, उन्होंने मुझे साफ रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम 20-22 दिन की कोई पेमेंट नहीं करते। हम्म, और फिर मेरा वहां पर दिल उखड़ गया कि यार मैं पहली बार मैंने कोई जॉब करी है और ये होता है प्राइवेट का एक्सपीरियंस। आज तक केवल भैया से सुनते ही थे या हम्म, किसी भी पर्सन से सुनते ही थे, पर आज उस दिन जब एक्सपीरियंस किया तब पता लगा कि भाई हाँ ये है कि इनको हमारे इमोशंस की, हमारे टाइम की उतनी ज्यादा कदर नहीं है। हाँ बहुत अच्छी कंपनियां हैं, उनकी बात अलग है, बट फिर भी मेजोरिटी और उसमें भी मैक्सिमम 95% से ऊपर ही कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम्म, शायद अपने एम्प्लॉयज के सेंटिमेंट्स और उनके विजन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपना एक आउटपुट चाहिए, एक अपना प्रॉफिट चाहिए। तो उन्होंने देखा शायद ये प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो उन्होंने मेरी पेमेंट के जो लेटर था उसको रिफ्यूज कर दिया और सीईओ ने मना कर दिया, और उन्होंने मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के मालिक से भी मिलवा दिया, बोला कि भाई इनसे बात कर लो अगर हमसे नहीं बात बन रही है तो। वहां पर एक प्रदीप नाम से थे, तो उनसे बात करी तो उन्होंने भी मना किया, उन्होंने बोला भाई हम डायरेक्ट मालिक से पूछ के बताते हैं, जो मालिक है तो राठौड़ करके मालिक थे कोई, हम्म, तो अब तो मेरे को नाम भी याद नहीं है तो उनसे बात करवाई गई, और उन्होंने मेरे सामने मेरे फेस पे मना कर दिया, नहीं भाई 20-22 दिन की कोई पेमेंट नहीं करते हैं। तो खैर मेरी डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई, बट एचआर के सामने उन्होंने बोला, तो मैं बाहर था, तो एचआर ने, एक मैम थी तो एचआर आई मेरे पास जिन्होंने हमें रिक्रूट किया था, उन्होंने बोला कि वो इमोशनल हो गई, वो सोच रही थी कि पहली बार ये आया है और इसका कैसा एक मतलब पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि प्राइवेट की फील्ड कैसी होती है, तो वो थोड़ा इमोशनल होकर उनकी आंखों में थोड़े आंसू थे। एंड उन्होंने बोला कि भाई मुकेश, ये तो मतलब पेमेंट नहीं करेंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया कि 20-22 दिन की कोई पेमेंट नहीं होती है। आपको वैसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है, तो मैं अपने एंड से आपको कुछ 3 to 5 का मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, अगर आपको नीड है तो आप बता दो। मैंने बोला नहीं मैडम, एज सच कोई नीड नहीं है, अगर ऐसी ही नीड है तो मेरी फैमिली अगर मेरे को कोचिंग के लिए सपोर्ट करेगी तो मेरे को 2-4-5 हज़ार की तो कमी रखेगी नहीं वो, जब इतना देगी ही तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक वो छवि बन गई कि नहीं भाई, यहाँ पर तो आप दिल से बेशक काम कर लो, बट फिर भी उनको उनको उनका अपना नजरिया जो रहता है वो बहुत अलग रहता है। वो पूछते जरूर है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, बट वो ये नहीं कभी बोलेंगे कि हेल्प वेयर वी कैन हेल्प यू टू रीच इन नेक्स्ट 5 years। तो इस चीज पे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसी दिन वो विजन क्लियर हो गया था मेरे को कि नहीं अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो बिल्कुल फाइनल है। कि मैं तो सोच रहा था रुक भी जाता, घर पे सब कह रहे थे कर ले कुछ दिन के लिए, पर हम्म, किसी ने उतना फोर्स नहीं किया, सबने सोचा कि ये बंदा स्टार्टिंग से ही थोड़ा समझदार है तो ये बना हुआ था सभी के लिए कि समझदार है, तो ये कुछ कह रहा होगा तो सही कह रहा होगा, छोड़ दे भाई छोड़ना है तो। फिर भी सब कह रहे थे, तो सबको ये लगता था। स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को भी ऐसा नहीं है कि कोचिंग के लिए बोलते ही मेरे को सपोर्ट मिल गया। 1-2 दिन मैंने रिक्वेस्ट किया सभी को, एकदम 100% कन्विंस किया कि भाई मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझ पे एक बार आप लोग रिस्क लेके देखें इस चीज के लिए भी, क्योंकि डिप्लोमा मैंने प्राइवेट से किया था तो ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया था। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी फाइनेंशियल वेलबींग के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा ही खर्चा हो गया था, अराउंड मेरे ऊपर ही साल का 70,000 रुपये खर्च हुआ था, जो कि जस्ट पापा कमाने वाले हैं। एंड पापा कितना ही काम करते थे उस समय, 12,000 कुछ 10-12 हज़ार की सैलरी थी, तो लगभग अगर 1 लाख 1.5 लाख कमा भी रहे हैं तो उसमें 70,000 अगर एक पे खर्च हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज से चलते उन्होंने पहले बैक स्टेप लिया, बट मेरे कन्विंस करने से जो सेविंग्स वगैरह थी उसके थ्रू, एक सोसाइटी चलती है लोकल एरियाज में, सोसाइटीज होती है जैसे बैंक्स होते हैं वैसे सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें से मम्मी ने लोन लिया 20,000 का। तो ये सब लेके मुझे सभी ने कोचिंग करवाया, और ये सब चीजें देखिए ऐसा ही होता है। मैं ये सब बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सोर्सेज अरेंज करने में हमारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं सोचती है।
और वो अरेंज करके हमें देती है। और वही वही अमाउंट है, जब 20-25 हजार, 35 हजार रुपये, 36 हजार रुपये का अमाउंट जब मेरे हाथ से जस्ट इन अ क्लिक कोचिंग वाले ले गए, तब मुझे समझ में आया कि देखो यही पैसा होता है, अरेंज करने में कितना समय लगा और जाने में कितना कम समय लगा। तो ये सारी चीजें थी कि भाई हाँ, फाइनेंशियली मैं जितना था उस हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, बीइंग इन अ डिप्लोमा प्राइवेट से और कोचिंग से भी। फिर कोचिंग वालों ने भी उतना ज्यादा हैप्पीली मेरे को क्या, किसी भी स्टूडेंट को उतना ज्यादा किया नहीं, क्योंकि वहां तो यही है, वन टाइम पेमेंट एंड आफ्टर जो भी सर्विसेज है वो आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे आप खुश हैं चाहे नाराज। तो हम लोग एक तरीके से वहां फंस चुके थे। पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा चलती है, पेमेंट होने के बाद कौन देखता है कि किसी को क्या सर्विस मिल रही है। और रही बात तो सिर्फ एक स्टूडेंट से, उनकी मार्केट का जो, उनकी जो वैल्यू है हम नहीं डाउन कर सकते सिर्फ एक स्टूडेंट से जो 10-15 साल 20 साल से इंडस्ट्री में है। तो इसीलिए वो लोग ज्यादा इस चीज को लेके रिजिड रहते हैं और ना अपनी सर्विसेज को उतना काम करते हैं। तो टेक तो उन्होंने जैसा तैसा करवाया, और नॉन टेक पे बहुत ज्यादा ही वीक रहा हमारा स्टार्टिंग में। तो नॉन टेक पे मुझे पर्सनली खुद ही काम करना पड़ा, जिसमें मैंने मनोहर पांडे की एक बुक थी, तो सबसे पतली वाली बुक ही मैंने लेके अपने केस को तैयार किया, थोड़ा पेशेंस के साथ। पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं भी चाहता था कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ जल्दी सीख लूं, एग्जाम आने वाला है और मैं जल्दी सीख लूंगा तो ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा। लेकिन यही सोचना गलत होता है। हमें सीखने में ही ज्यादा समय लगता है, प्रैक्टिस में तो बहुत कम समय लगेगा। सीखने में ही ज्यादा समय, अगर हम सीख अच्छे से गए तो प्रैक्टिस करने में बहुत कम समय चाहिए हमें। जैसे सभी जानते हैं जो एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं कि प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो प्री का हो तो मान लीजिए एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने चाहिए हमें प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड करके किसी को। तो 1 मंथ इनफ है, 1 मंथ से ज्यादा किसी को नहीं चाहिए, अगर उस बंदे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके। तो प्री में तो बस इतना ही है कि बस आप सिलेबस अच्छे से कवर करें, थोड़ी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी वन लाइनर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कभी भी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए एकदम। प्री में मैंने शीट वगैरह सारी बनाई थी कि प्री में मैं कौन से मार्क्स को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कितने मिनट में अटेम्प्ट करूंगा। और मैं ये भूल गया था कि मैंने आज तक कभी भी किसी टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया, तो मेरा शरीर उसके हिसाब से चलेगा ही नहीं। तो तो बहुत ज्यादा मेरे साथ उस चीज की दिक्कत रही। तो टाइम टेबल मैंने कभी फॉलो नहीं किया, और पहली बार मैंने बनाया तो उस शेड्यूल को मैं बार बार तोड़ता गया, जिससे मेरा मनोबल गिरता गया। पर लास्ट में मैंने हिम्मत रखी, इस बार वाले प्रिपरेशन में 2019 में भी। हाँ ये था, 19 तक मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था, जस्ट प्री क्लियर किया था। देखिए स्ट्रैटेजी की स्पेसिफिकली मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी मेरी कोई थी ही नहीं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसको चाहे मैं इसलिए एक्सेप्ट कर लूं क्योंकि मेरे को 4 अटेम्प्ट लगे क्लियर करने में, या मेरा नेचर ही नहीं है कभी किसी चीज को स्ट्रेटेजिकली करने का, क्योंकि कभी मैं उस तरीके से किसी इन्वायरमेंट में रहा ही नहीं। तो हम लोग तो वही थे, स्कूली पढ़ाई करी, डिप्लोमा पढ़ाई करा, तैयारी करी, अब एग्जाम दे दिया, ऐसे थे। पर स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, किसी को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने नहीं करता था स्टार्टिंग में, और मुझे उसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ता था। पर 2022 में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर किया, और कुछ स्ट्रैटेजी भी थी। मैंने इस बार फिर से हिम्मत रख के घर पे सभी से बात करके फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि बीच में 1-1.5 साल का 2021 की वैकेंसी नहीं आई, तो 1-1.5 साल हम लोग पढ़ाई कुछ किया ही नहीं, घर पे बैठे रह गए। घर का ही जो थोड़ा बहुत काम था, एक दुकान है अपनी मसाले की दाल की, तो लोकली हमने खोला हुआ है, तो उसी से हम सारे तीनों भाई और पापा उसी पे रिलाई कर रहे थे। भैया की भी जॉब चली गई, भैया की तो मैंने सारी बात आपको बताई और सभी से शेयर करी कि भैया की भी जॉब चली गई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मेंटल लेवल डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हमने भी सपोर्ट कर दिया कि फिर आप छोड़ दो, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारा व्यक्ति प्यारा है, वो काम वो सपोर्ट बात की बात है। व्यक्ति हमारा मेंटली सही रहे, फिजिकली सही रहे, वो ज्यादा जरूरी है। तो जैसा वो हमारे लिए स्टैंड करते हैं, हमें भी स्टैंड उनके लिए करना चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, स्ट्रगल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, जॉब छोड़ेंगे पैसे नहीं आएंगे, स्ट्रगल बढ़ेगा। पर हम लोग कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है, सब मिलके झेलेंगे। और वैसी जरूरत आई तो हम भी निकल जाएंगे भाई, प्राइवेट में काम कम थोड़ी है, शरीर ही लगाएंगे ना, कुछ दिन चला लेंगे अपना घर। इस तरीके से हमने सोचा, और हमने भी बोला कि भाई कोई बात नहीं भैया, छोड़ दो, देख लेंगे सारे। तो भैया अभी भी थोड़े मतलब अनएम्प्लॉयड ही हैं, और अब हम लोग अपना ही काम करते हैं स्पाइसेस का, दाल का, तो उसी पे अब सारा घर हिलाई करता है। तो मम्मी बहुत ज्यादा इस चीज को लेके सोचती थी कि भाई तुम लोग लोकली कर रहे हो, तो अब कौन क्या सोचेगा, सब क्या सोचेंगे कि दिल्ली में जाके इतना यत्न करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन कर क्या रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक ये पॉइंट भी था जो दिमाग में रहता था कि यार मम्मी की बहुत अलग उम्मीदें थी हमसे। तो
जो कि मम्मी बहुत ज्यादा समझती है, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी दिल भर आता है ना किसी किसी का, तो एक सपोर्ट की भी एक सीमा होती है। आदमी को लगता है कि यार कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, 1% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ये कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एग्जाम देने जाता है पर कुछ रिजल्ट लेके नहीं आता, कभी प्री क्लियर हो रहा है, कभी मेंस में जाके बाहर हो जा रहा है, उदास दिख रहा है, पर फिर भी। तो फाइनली उन्होंने सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया, मैंने फिर से बोला। और दुकान का सिचुएशन ऐसा था कि मार्केटिंग वगैरह सारी लगभग मैं करता हूँ, भैया भी करते हैं, पर दुकान पर रहना ज्यादा मेरा था, तो दुकान को किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करना है वो मैं करता था। तो मेरे ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और थी। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे। उसने जो मेरे फिजिकल वर्क्स होते थे, जहाँ मेरी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, वहां पर उसने अपनी रखी, क्योंकि उसको पता था कि भैया भाई एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म। इनको टाइम चाहिए। तो वो भी बहुत ज्यादा मेरे लिए सपोर्टिव रहा। उसकी मैंने बात नहीं करी, उसके लिए अभी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अभी मैंने बात करी उसकी। तो बहुत ज्यादा वो भी सपोर्टिव रहा। तो मैं लाइब्रेरी जाता सबसे, मैंने इजाजत लेके लाइब्रेरी गया, वहां पर जाता जाते जाते मुझे कभी कभी शर्म भी आती, घबराहट भी होती कि यार इतना समय लगा दिया, किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिला, अब तू दोबारा दुकान छोड़ के अब लाइब्रेरी जा रहा है, दुकान तेरे पीछे कैसे चल रही होगी। मेरे को लिटरली लाइब्रेरी में पढ़ते समय फोन आते थे कि भाई भाई बताओ इस पर्सन को इतना सामान चाहिए, इसका क्या रेट लगा दूं, इसका क्या रेट लगा दूं। और मैं फिजिकली उस चीज पे बहुत ज्यादा उलझ जाता था कि यार ये सब चीजें आप लोग थोड़ा जज कर लो खुद ही, 1 2 3 महीना थोड़ा फ्री रहने दो, कुछ हम्म। नहीं, कुछ आएगा प्रॉफिट, आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, जैसे तैसे चल लेंगे हम लोग, पर आप लोग अपने ऊपर रखो। पर फिर भी आते थे कॉल, जिसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसा नहीं होगा कि आप चाहे लाइब्रेरी पे चले जाए तो आप एकदम एकदम अपने घर से या अपने घर वालों से कट ऑफ कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम्म। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब आप अपने लिए और उनके लिए ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल कट ऑफ करके नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इसका मिक्सअप बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज है, यही ऑब्स्ट्रक्शंस ही हैं, मतलब यही हर्डल्स हैं जो क्लियर करके ही हमें हिम्मत रख के आगे बढ़ना पड़ता है। कि यार डेली प्रॉब्लम भी हो रही है, आज 8 घंटे के बजाय 5 ही घंटे पढ़ पाया हूँ, 2 ही घंटे पढ़ पाया हूँ। बस जरूरी ये है कि एटलीस्ट हम डेली कुछ ना कुछ तो स्टडी करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एक डीप स्टेप रिसर्च आगे ना करें। बढ़ते रहना। जी, एक स्टेप बिल्कुल आगे बढ़ते रहे, डेली हिम्मत रखें। अब मेरा भी एक फ्रेंड है जिसने, खैर बीटेक कर ली, मैंने तो नहीं किया आज तक बीटेक, हम्म। 18 के बाद भी 5 साल हो गए मुझे। पर मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे ही कॉलेज से डिप्लोमा हमारे साथ ही किया था, हमारे बैच का ही था, वो यही मेरे घर के पास रहता है, विद इन ½ किलोमीटर रहता है। अब वो बीटेक बीटेक किया, उसके घर की सिचुएशन भी अलग थी, बहुत ज्यादा उसकी भी दिक्कतें थी। वो घर में बड़ा था, उसका एक छोटा भाई था, छोटे भाई नटखट होते हैं ज्यादा, हम्म। तो मम्मी पापा की उतनी सुनते नहीं, तो सारी जिम्मेदारी उस पे थी। और घर की दिक्कत थी, फाइनेंशियली उतनी ज्यादा सब, कैसे इस इन सभी एरिया में कौन इतना ज्यादा फाइनेंशियली सब मजबूत रहता है। तो उसको काम करना पड़ा, तो उसने प्राइवेट फील्ड में काफी समय तक काम किया। इस साल उसका 2022 में बीटेक कंप्लीट हो गया है। तब वो हम्म। हताश हो गया जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने उसको शेयर नहीं किया था, किसी को भी मैंने शेयर नहीं किया था कि मैंने एग्जाम इस बार 2022 का भी भरा हुआ है। मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था इस बार, तो मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किया। जब रिजल्ट आया तो उसको पता नहीं क्या सपना आया, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझसे पूछा, मुकेश, आशीष नाम है उसका, उसने मुझे कॉल हम्म। किया, मुकेश अ, भाई ये वाला फॉर्म भरा था तूने? तो मैंने हम्म। शुरू में इंसिस्ट किया, जिस दिन रिजल्ट आ गया तो मैंने बोला कि यार अचानक से बताऊंगा, इसको कैसे बुरा लगेगा कि यार तू तो मेरे को झूठ बोला। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई नहीं भरा। जब रिजल्ट आ गया 24 मई को, अनएक्सपेक्टेडली 24 मई को आ गया, क्योंकि पोस्टपोन होने की डिटेल्स थी कि पोस्टपोन होगा, अभी लेट होगा, मिड जून में आएगा, लेकिन आ गया। हम्म। तो उसके एक दिन बाद उसका कॉल आया, उसने बोला मुकेश भाई रिजल्ट आया, देखा तूने? वो मतलब वो जानता था कि इसने बताया नहीं है, और डायरेक्टली पूछ नहीं रहा था वो भी, पर उसको पता था कि मुकेश थमने वाला बंदा तो है नहीं, ये करता तो है, अब चाहे बेशक इस बार इसने बिना बताए किया हो, लेकिन करेगा जरूर। तो उसको शक था, तो इसलिए उसने एक बार फिर फोन किया। फिर उस समय मैंने फिर सच के साथ बताई दिया कि चलो यार अब तो रिजल्ट आ गया, अब मैं क्यों छुपाऊं किसी से, अब हम्म। मैं बता देता हूँ। और बहुत क्लोज बंदों को ही बताया है, फैमिली को पता है, और कुछ हम्म। क्लोज पर्सन्स को पता है, उसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम्म। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव और उसका सपोर्टिंग नेचर वो कहानियों में ही रह गया आजकल, और कुछ नहीं रह गया, तो काफी ज्यादा लिमिटेड है। एक हम्म। पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम जब भी कुछ करें हम्म। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको जितना ज्यादा छुपा के रखें वो ज्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस बार ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई कि टेक्निकल कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट साइकोलॉजिकल मैंने बहुत ज्यादा इस बार स्ट्रेटेजी अपनी बनाई थी, कि मुझे दूसरे के बोलने से पहली बात फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कर रहा हूँ। तीसरा बात, लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो कुछ समय में घूमूंगा भी फिरूंगा भी, ह्यूमन हूँ, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रह सकता, तो थोड़ी तैयारी भी करूंगा और परेशान भी होऊंगा।
ये सब चीजें। और उसके बाद मैंने सोचा कि छुपा के भी रखूंगा, कि किसी को नहीं बताना कि क्या करना है, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, वो मुझे ही पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं बताना। सीधी सी बात है। क्योंकि ये जरूर है कि अगर बाहर वाले को पता लग जाता है कि आप उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो चाहे वो हम्म, डायरेक्टली आपको रोक ना पाए, पर साइकोलॉजिकली वो रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये मेजोरिटी पे अप्लाई होती है चीज, होता है सभी सही। पे नहीं कहूंगा, मेजोरिटी पे अप्लाई होती है। तो ये सारी चीजें थी, ये सब चीजें मैंने बहुत ज्यादा छुपा के रखी, घर में भी बोला कि भाई शेयर मत करना किसी को, जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखेंगे। तो फाइनली हुआ, तभी भी मैंने बोल रखा कि अभी शेयर मत करना, फाइनल ज्वाइनिंग होने दो, जब जाऊंगा तो सबको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कहाँ जा रहा है। कि जो बंदा 5 साल से गलियों में दिख रहा है घूमता हुआ, वो अचानक से बैग लाद के जा कहाँ रहा है ये। तो सब सोचेंगे, तो उस दिन आप जवाब दे देना जो भी देना हो। तो ये सारे पॉइंट्स रहे। एक मेरे पीछे गली में मेरे दो दोस्त थे जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, एक 2018 में हुआ था। दो भाई है हम्म, दोनों। तो हम्म, एक का 2018 में ही हो गया था। उस समय हम लोग उतने मैच्योर थे नहीं, मैं तो नहीं था पर्सनली, तो मैंने कोई फॉर्म भरा ही नहीं था। हम्म, और मैं उस समय सोचता था क्या ग्रुप डी भरूंगा, ये डिप्लोमा वगैरह इसीलिए किया, ग्रुप डी भरने के लिए। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा अपने दिमाग को चलाया, तो मैंने छोड़ दिया। पर आज मुझे फील होता है कि भाई जब इस फील्ड में रहे और तैयारी की 3-4 साल, तब पता लगा कि भाई कोई भी फील्ड और कोई भी तैयारी इतनी इजी तो नहीं है। वो आपके अंदर अर्श से लेके, सॉरी, फर्श से लेके अर्श तक का जब तक बदलाव नहीं लाएगी, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये बदलाव जरूरी है, चाहे आप ग्रुप डी की करें, चाहे आप यूपीएससी की करें। तो ये बहुत जरूरी है। और ये जिस दिन हो गया, उस दिन, जिस दिन आप तैयार हो गए, परिपक्व हो गए, वो अपने आप ही आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। बस हिम्मत रख के एग्जाम ठीक से देना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि सेशन लंबा जा रहा है तो हम लोग दो पार्ट में इसको लाएंगे। दूसरा पार्ट जो है सो इसी चैनल पे 24 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग हमारे से टेलीग्राम चैनल पे आके अपना डाउट पूछ सकते हैं और सर से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।